गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद अजय सर क्लासेस में। बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ रखा है और उस 4 पार्ट में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई हैं, डिटेल में बताई हैं। और आपको बता दें कि वो चारों पार्ट आप लोग पहले जरूर देख लीजिए एक एक करके, क्योंकि क्या है बच्चों की जो चैप्टर है इसमें एक एक चीजें जो हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लिंक हैं। अगर आप पहला वीडियो देख लोगे तो दूसरा आपको ज्यादा समझ में आएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा समझ में आएगा, तीसरा देखोगे तो चौथा समझ में आएगा। उसी क्रम में चौथा के बाद आज ये 5वां लेक्चर हम डालने चल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है बच्चों की अगर पूरे पाठ को अच्छे ढंग से अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप इसके पहले चारों पार्ट आप देख लीजिए। इन चारों वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसे एक एक करके जरूर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है, आप अगर देखेंगे तो 110% आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बच्चों, जैसा कि हम लोग पार्ट 4 में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रदरफोर्ड ने परमाणु पर क्या क्या अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की और रदरफोर्ड ने जो विचारधाराएं प्रस्तुत की वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाया। फिर क्या हुआ कि जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया उसी समय मैक्सवेल का जो सिद्धांत आया था, मैक्सवेल के सिद्धांत से हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जब अध्ययन करना शुरू किया, तुलना करना शुरू कर दिया, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहीं ना कहीं अपने में फेल होता नजर आया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं हो सकी, जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में किए थे। हम लोगों ने चर्चा किया था वहां पर, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप करते हुए चौथा पार्ट हम थोड़ा रिकैप करा के हम इस 5वें पार्ट में प्रवेश करते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जो थी उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमको बोहर का परमाणु मॉडल, आज जैसा कि इस नए पार्ट में हम लोगों को बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ना है, तो बोहर के परमाणु मॉडल की जो पृष्ठभूमि है अर्थात जो उसकी नींव रखी गई वो किस आधार पर रखी गई, ऐसी कौन कौन सी कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कि हमें कहीं न कहीं बोहर के परमाणु मॉडल से वो पूरी हो जाती हैं और बोहर के परमाणु मॉडल में जो पृष्ठभूमि रखी जाती है, जो नींव रखी जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस पार्ट में। लेकिन सबसे पहले थोड़ा रिकैप के रूप में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की थोड़ी सी चर्चा कर लें ताकि आप अपने दिमाग से कंटिन्यू हो जाएं और सारी बातें आपको समझ में आए। जैसा कि बच्चों रदरफोर्ड साहब जो थे उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था, रदरफोर्ड साहब ने पहली बात तो ये बताया था, जो उनका परमाणु मॉडल था, पहली बात इन्होंने बताया था कि जो आपका ये कोई भी परमाणु है तो परमाणु के जो बीच में उन्होंने बताया था कि एक धनावेशित भाग पाया जाता है जिस पर परमाणु का लगभग समस्त भार केंद्रित होता है और उसी धनावेशित भाग को रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, नाभिक कहा था। दूसरी बात उन्होंने बताया था परमाणु मॉडल में कि ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक है, इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बातें कौन बताया था, रदरफोर्ड साहब ने बताया था। इनके 2 परमाणु मॉडल थे। सबसे पहले तो इन्होंने परमाणु मॉडल में इन्होंने जो बताया कि नाभिक के बारे में बताया कि परमाणु के भीतर एक धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग पाया जाता है और इसी धनावेशित भाग को इन्होंने क्या कहा था, नाभिक कहा था। पहली बात इन्होंने बताया था अपने अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत में। इसकी चर्चा हम लोग बहुत ही डिटेल रूप से इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने कर लिया है, आप उसको जरूर देखिएगा, पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। दूसरी बात जो रदरफोर्ड ने बताया था, उन्होंने कहा था कि नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये 2 बातें रदरफोर्ड साहब ने अपने परमाणु मॉडल में
बताया था। आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा थोड़ा रिकैप करते चलते हैं ताकि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो रदरफोर्ड साहब ने ये बताया था कि किसी भी परमाणु के भीतर अंदर एक धनावेशित भाग होता है और उसी धनावेशित भाग में उस परमाणु का पूरा भार केंद्रित होता है और उसी धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नाभिक कहा था। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये तो उनका परमाणु मॉडल था। लेकिन उसी समय हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में उस समय आए थे, जिनका एक सिद्धांत आया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी आवेश त्वरित है, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर ये धनावेश है, आपका नाभिक है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये जो है चक्कर, इसके चारों ओर चक्कर मार रहा है। मान लीजिए ये आपका नाभिक बना लीजिए एक कक्षा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई आवेश है, अगर वो चक्कर मार रहा है, तो क्या होता है कि आवेश अगर चल रहा है तो चलने का मतलब, मान लीजिए यहां से चला, तो चलने के बाद चूंकि ये वृत्ताकार गति कर रहा है, तो वृत्ताकार गति करने के कारण इसको पहले यहां से इस तरीके से गया, फिर इसको ये यहां से आया, फिर इस तरीके से देख रहे हैं कि उसकी दिशा में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। किसके? इलेक्ट्रॉन के। उसकी दिशा हमेशा बदल रही है। तो दिशा में परिवर्तन के कारण इस इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है, अर्थात इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस आवेश को उन्होंने कहा कि ये कैसा आवेश है? त्वरित आवेश है। हमने इसकी चर्चा इसके पहले वाले क्लास में की थी। तो त्वरित आवेश के बारे में बताया कि अगर कोई त्वरित आवेश है और चक्कर लगा रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, तो त्वरित आवेश क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या निकालता है? विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण का मतलब होता है ऊर्जा, विकिरण को निकालता है, विकिरण निकालना। ये उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी त्वरित आवेश है, अगर वो चक्कर मार रहा है, तो चक्कर मारने के कारण वो त्वरित आवेश क्या निकालेगा? विकिरण निकालेगा। तो विकिरण निकालने का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि स्थिति क्या होनी चाहिए कि अगर वो ऊर्जा हमेशा उसका निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और ये परमाणु का आकार छोटा होता चला जाएगा, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन आके इसी नाभिक में प्रवेश हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, इसके आधार पर जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में, तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या होना चाहिए कि ये परमाणु क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वो त्वरित आवेश गति कर रहा है। धीरे धीरे वो गति करता हुआ जब जैसे जैसे उसके ऊर्जा में कमी आती जाएगी, वो नाभिक की ओर बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो नाभिक में प्रवेश कर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि परमाणु अस्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। अर्थात जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसके बारे में कुछ अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि परमाणु आपके अनुसार तो परमाणु अस्थायी है, आज परमाणु इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, क्योंकि लगातार इसमें विकिरण निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, तो धीरे धीरे परमाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु अस्थायी होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड की कमी के रूप में आई। तो पहली कमी जो थी वो परमाणु के अस्थायित्व पर थी, अर्थात इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, परमाणु के अस्थायी होने की व्याख्या, अस्थायी होने के बारे में। पहला जो इनकी कमी थी वो ये थी कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या जो है रदरफोर्ड में नहीं हो पाई, रदरफोर्ड की ये कमियों के रूप में आया। दूसरी बात हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर विकिरण लगातार उत्सर्जित हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन द्वारा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो ये चल रहा है, त्वरित है, तो ये मान लीजिए हर क्षण ये क्या करेगा? विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो विकिरण अगर इसकी मान लीजिए फोटो अगर मान लीजिए लिया जाए, तो क्या होना चाहिए? जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जो पैटर्न प्राप्त होगा, वो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या था? रदरफोर्ड जब लिया गया फोटो, जो विकिरण निकल रहा था, सतत न प्राप्त होके ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम, अर्थात कभी लाइन प्राप्त होती थी, कभी नहीं प्राप्त होती, अर्थात असतत
स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं इसकी ये भी कमी के रूप में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कि चूंकि इलेक्ट्रॉन कोई आदमी नहीं है कि जब मन करेगा वो ऊर्जा निकालेगा और जब मन करेगा ऊर्जा नहीं निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब ये फोटो लिया गया, ये विकिरण का जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो वो असतत प्राप्त हुआ। कभी जब वो ऊर्जा निकाला तब यहाँ लाइन स्पॉट बना, फिर वो रुक गया, फिर जब ऊर्जा निकाला फिर लाइन स्पॉट बना। तो जब उसका मन करता था तब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालता था, जब मन नहीं करता था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं निकालता था। तो ऐसी स्थिति में जो स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए था, भाई विकिरण है उसको तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था। कि इसकी भी व्याख्या कहीं कहीं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं थी। और ये दो कमी यानी सतत स्पेक्ट्रम इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं हो पाई। अर्थात ये दोनों उसके मॉडल थे रदरफोर्ड के, और ये जो था उसकी कमियां थी। अब कमियों को हम इसलिए बताते चल रहे हैं बच्चों कि हमें अब बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि रखनी है, नींव रखनी है। तो जब तक हम इनकी कमियों को अच्छे ढंग से जानेंगे नहीं कि रदरफोर्ड ने जो बताया था उसमें कौन कौन सी कमी थी, तो उसी कमी के ऊपर कमी का ही संशोधन किसने किया, बोहर साहब ने किया, बोर साहब ने किया कि कौन कौन सी जो कमी थी उनके बारे में उन्होंने व्याख्या की और एक परमाणु मॉडल के रूप में आया जो बोहर का परमाणु मॉडल कहा गया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग ध्यान से बातों को सुनेंगे और एक एक करके समझते चलेंगे तो बातें आपको पूरी समझ में आएंगी। आज हम लोग इस पाठ का पार्ट नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसमें बोहर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रिकैप इसलिए करा दिए, इसके चौथे पार्ट में हम इसका डिटेल चर्चा की, आप इसका चौथा पार्ट जरूर देखिएगा। तो वहां पर भी हमने आपको ये सारी बातें डिटेल में बताई है। यहाँ पर आपको मैंने एक रिकैप करवाया ताकि आप इस पार्ट से कनेक्ट हो सके। तो आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बोहर के परमाणु मॉडल पर। आइए, अब आपने देखा कि रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के भीतर एक धनावेशित भाग नाभिक होता है और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब ये बातें आपने देखा कि जब वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो बाद में मैक्सवेल साहब के द्वारा ये बताया गया कि भाई अगर चक्कर लगा रहे हैं, कोई त्वरित आवेश चक्कर मार रहा है तो उसका एक विकिरण निकलने के कारण उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम होता होता धीरे धीरे उसका जो कक्षा है वो धीरे धीरे नाभिक की ओर बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी वो उसमें चला जाएगा, परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो इसको लेके कहीं न कहीं वो कमियों के रूप में आया। उसी समय आपको बता दें कि जब बोहर साहब का परमाणु मॉडल आता है तो उन्होंने कोई नई बात या नई चीजें नहीं बताई थी। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया था। अर्थात उन्होंने जो उस समय रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां आपने देखा दो, उसको संशोधित करके अपना एक परमाणु मॉडल दिए जो कहीं न कहीं उस समय रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसको दूर कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, आप ध्यान दीजिए, एक चीज आप ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए इधर रदरफोर्ड ले लेते हैं ताकि समझते भी चले कि उन्होंने क्या किया था और उसमें संशोधन के रूप में, और यहां वर्सेज कर लो बोहर। ये मान लीजिए दोनों वैज्ञानिक थे, आप दोनों को साथ में समझोगे तो ज्यादा बातें समझ में आएंगी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा और बोहर ने उसके संशोधन में क्या दिया जो इसकी कमियों को उन्होंने दूर कर दिया। तब हम लोग बोहर का परमाणु मॉडल देखेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो नाभिक होता है धनावेशित उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परंतु अब क्या हुआ, बात तो इनकी फेल हो गई थी, क्योंकि आपने देखा इनकी कमियों में किसकी, इससे क्या हुआ, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। तो हुआ क्या कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक के बाहर मान लीजिए ये अलग अलग कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं यहाँ पे,
इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में है कि इस कक्षा में है कि इस कक्षा में है। तो कहने का मतलब कक्षाओं के बारे में इन्होंने ये तो बताया था कि वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया था। तो यहां पर जब नील्स बोहर साहब आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन साइड में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आप ध्यान से देखिए कि दोनों में क्या फर्क है, निश्चित। ये नया शब्द आ गया, बोहर ने एक नया शब्द जोड़ा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन नील्स बोहर ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या मतलब हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां का मतलब रदरफोर्ड ने ये बात नहीं बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो किस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। पता लगा कोई इलेक्ट्रॉन यहां है कि यहां है कि यहां है कि इसके बाद जो कक्षा है उसमें है, इसकी बात रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने केवल ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर जो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। तो क्या हुआ कि बोहर साहब जब आते हैं, जब इनकी परमाणु मॉडल की जब कमियां आती हैं मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, तो बोहर साहब एक संशोधन करते हैं और उन्होंने कहा भाई देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं वृत्ताकार होती है, ये सही है, परंतु क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सब कहां चक्कर लगाते हैं, निश्चित, उनका एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा होती है और वहां पर वो चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, इसमें ये कक्षाएं हैं, तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए मान लीजिए n बराबर 1 लिख लेते हैं, दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2 लिख देते हैं, और तीसरी कक्षा है तो मान लीजिए n बराबर 3, ऐसे चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4, n बराबर 5, आगे कक्षा बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने जो निश्चित वृत्ताकार कक्षा की बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बोहर साहब ने कहा अब निश्चित वृत्ताकार कक्षा है तो जाहिर सी बात है कि निश्चित वृत्ताकार कक्षा है, इसकी त्रिज्या भी निश्चित होगी। अर्थात मान लीजिए अगर पहली कक्षा अगर लिया जाए तो पहली कक्षा के लिए त्रिज्या मान लीजिए r1 है, भाई ये निश्चित है, और दूसरी कक्षा मान लीजिए ये है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2 है, समझ में आ रहा है। और मान लीजिए तीसरी कक्षा है, इसके लिए मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r3 है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और निश्चित वृत्ताकार कक्षा का निश्चित शब्द, निश्चित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित। तो निश्चित है कहने का मतलब उनकी क्या है, उनकी कक्षा की त्रिज्या भी निश्चित होगी। भाई निश्चित होने का मतलब क्या निश्चित हो सकता है, उनकी कक्षा की त्रिज्या निश्चित हो सकती है। पहली बात तो त्रिज्या फिक्स हो गई उनकी। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कहा कि जो ये अलग अलग निश्चित कक्षाएं हैं, इन निश्चित कक्षाओं की ऊर्जा स्तर, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने किया कि जो दूसरी बात है ऊर्जा स्तर, सभी कक्षाओं की अलग अलग ऊर्जा स्तर, इसीलिए उन्होंने कक्षाओं को ऊर्जा स्तर का नाम दिया। ऊर्जा स्तर किसको कहा, कक्षाओं को। जो कक्षाएं थी उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा स्तर के रूप में इन्होंने डिफाइन किया कि जो पहली कक्षा है वो पहली ऊर्जा स्तर होगा, दूसरी कक्षा जो है उसकी दूसरा ऊर्जा स्तर है, तीसरी कक्षा के लिए तीसरी ऊर्जा स्तर है। तो कहने का मतलब उन्होंने जो निश्चित शब्द डाला, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु के भीतर जो धनावेशित भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन सब में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और निश्चित वृत्ताकार कक्षा के लिए उन्होंने कहा कि अगर कक्षा निश्चित है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, निश्चित होगी, और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर भी क्या होगा, निश्चित होगा। बातें यहाँ पर थोड़ी सी और समझ लेनी चाहिए कि क्या मतलब है, कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहली कक्षा की मान लीजिए ऊर्जा स्तर मान लीजिए हम 50 मान लेते हैं, मान लीजिए
पहली कक्षा यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए ऊर्जा स्तर जो है, ऊर्जा स्तर मान लीजिए है 50 जूल। एक उदाहरण ले लेते हैं कि पहली कक्षा का जो ऊर्जा स्तर है वो 50 जूल है, और n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर क्या मान लीजिए ये 70 जूल है, ये 70 जूल है। ऐसे n बराबर 3 अर्थात तीसरी कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर मान लीजिए ये 90 जूल है। ये तो देखिए यहां पर स्थिति क्या थी कि जैसे पहली कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर क्या है 50 जूल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल ऊर्जा है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल ऊर्जा है तो वह किस में जाएगा? n बराबर 1 अर्थात पहली कक्षा में वो रहेगा, अर्थात वो फिक्स हो गया, पहली कक्षा में ही वो रहेगा। इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब किस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी कमी बोहर ने पूरा किया। उन्होंने कहा भाई देखिए ये जो कक्षाएं होती हैं इनका अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, इनकी अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा पर जो इलेक्ट्रॉन फिट बैठता है उसी ऊर्जा स्तर में, उसी कक्षा में जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि n बराबर 1 अर्थात पहली कक्षा के लिए अगर मान लीजिए पहली कक्षा की ऊर्जा जो है 50 जूल है, तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल ऊर्जा होगा वो कहाँ जाएगा? पहली कक्षा में, n बराबर 1 में। मान लीजिए दूसरी कक्षा के लिए क्या है? n बराबर 70 जूल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 70 जूल ऊर्जा होगी तभी वो n बराबर 2 में जा सकता है, और किसी इलेक्ट्रॉन के पास इसी प्रकार से अगर 90 जूल ऊर्जा है तो वह तभी तीसरी कक्षा में जा सकता है। ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया था जो कि यहाँ पर रदरफोर्ड साहब ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता था, अर्थात वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब वो किस कक्षा में चक्कर लगाएगा इसकी व्याख्या रदरफोर्ड साहब ने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर बोहर साहब ने जो बताया कि जो कक्षाएं होती हैं सभी कक्षाओं का क्या होता है? ऊर्जा स्तर होता है, वो अपना एक ऊर्जा रखता है, एक अपना कंडीशन रखता है, और उस ऊर्जा स्तर पर जो इलेक्ट्रॉन फिट बैठेगा वही इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा में जाएगा। ऐसा नहीं को किसी भी कक्षा में जा सकता है। पता लगा अगर किसी इलेक्ट्रॉन की, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 60 जूल है, समझो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? 60 जूल। तो 60 जूल कहने का मतलब ना तो वो n बराबर 1 पहली कक्षा में जाएगा, ना n बराबर 2 में जाएगा, ना n बराबर 3 में जाएगा। कहने का मतलब उसके लिए कंडीशन गड़बड़ हो गया। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि उसका फिक्स होना चाहिए, फिक्स एक निश्चित शब्द जो उन्होंने जोड़ा कि निश्चित ऊर्जा स्तर का होना आवश्यक है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये कक्षाएं हैं उनकी एक अपनी एक ऊर्जा होनी चाहिए, और उसी ऊर्जा के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 70 जूल वाला है तो वो पहली कक्षा में न जाके किसमें जाएगा? दूसरी कक्षा में जाएगा। वो तीसरी में नहीं जा सकता, वो दूसरी में ही जाएगा, क्योंकि दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा है वो फिक्स है, निश्चित है, और वो है 70 जूल। इसी प्रकार से अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 90 जूल है तो वह क्या कहा जाएगा? तीसरी कक्षा में जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे, अर्थात निश्चित शब्द को हमने बताने का प्रयास किया कि निश्चित का मतलब उनका ऊर्जा स्तर, उनकी त्रिज्या तो मान लीजिए एक दूसरी बात है, वृत्ताकार कक्षा है ही है तो सबकी त्रिज्या है, अलग अलग त्रिज्या, लेकिन जो ऊर्जा स्तर की बात उन्होंने किया ये बहुत बड़ी बात बोहर साहब ने किया, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर ऊर्जा स्तर जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर उस कक्षा की ऊर्जा स्तर से मिलता जुलता है, मिलता जुलता मतलब मिलता है, मिलता जुलता नहीं, निश्चित। अगर 50 जूल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास 50 जूल ऊर्जा होगा तभी वो n बराबर 1 यानी पहली कक्षा में जाएगा। 55 होगा तो नहीं जाएगा, 45 होगा तो नहीं जाएगा, यानी उसका फिक्स होना चाहिए। तो आप लोग बच्चों इसको समझते चलो कि जो निश्चित कक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया वो एक बात उन्होंने बताई। अब जो है यहां पर आप समझते चले तो पहला पॉइंट जो था वो क्या था बच्चों कि यहां पर हम लिख लेते हैं, ये पहला पॉइंट है, यहां पर इसको मिटा देते हैं। रदरफोर्ड का जो बोहर का परमाणु मॉडल था, उन्होंने क्या कहा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। याद रखें, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। ये पहली बात किसने बताई थी? बोहर साहब ने बताया था। आपको मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि जहां मन करेगा, जिस कक्षा में मन करेगा उस कक्षा में चक्कर लगाएगा, जो कि रदरफोर्ड साहब ने कहा था। बोहर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा स्तर के अनुसार लगाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर पहली कक्षा के लिए ऊर्जा स्तर अगर मान लीजिए 50 जूल है, तो 50 जूल वाला ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाएगा। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 70 जूल है, तभी वो दूसरे कक्षा में जाएगा, और किसी इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा जो है 90 जूल है, तो वही इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा। ये बात थी बोहर के परमाणु मॉडल का पहला बिंदु, पहली दृष्टि। आपको बोहर का परमाणु मॉडल धीरे धीरे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात को पढ़ने से पहले बच्चों आप लोग ये जानिए कि थोड़ी सी बातें आपको और जाननी पड़ेगी। आइए देखते हैं। पहली बात आपने देख लिया। दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी, उसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जान ले। थोड़ा सा भौतिक विज्ञान की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों फिजिक्स में जो बातें हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। वहां पर तो डिटेल की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हम आपको बताने चल रहे हैं। डिटेल तो नहीं, लेकिन वो जरूरी बातें आपको हम बताएंगे। डिटेल तो फिजिक्स वाले क्लास में होगा, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जरूरत है, तो हमें वो बातें यहाँ पर जाननी पड़ेगी। आप रिमेंबर रखेंगे कि किस प्रकार से उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अभी पहली बात हुआ है। दूसरे पॉइंट पढ़ने से पहले आप जाने कि जैसे मान लीजिए दो बातें जानेंगे। एक है कोणीय संवेग और दूसरा है अभिकेंद्रीय बल। ये जो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का टॉपिक है, परंतु यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम डेरिवेशन कराएंगे, जब हम सूत्र का निगमन कराएंगे, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जिन जिन चीजों की हमें निगमन में जरूरत पड़ेगी उसकी चर्चा हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा कर लें। बाकी इसकी डिटेल चर्चा हम लोग फिजिक्स के क्लास में करेंगे, लेकिन इतनी बातें यहाँ पर जान लेंगे कि हमें जितनी की जरूरत है हमें पूरी बातें समझ में आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक इसकी चर्चा पहले कर लें, तब फिर हम आगे बढ़ें। जैसा कि संवेग, यहां पर एक शब्द आया है संवेग, तो पहले कोणीय संवेग ना समझ के पहले संवेग समझे। संवेग होता क्या है आप जाने कि अगर मान लीजिए कोई पिंड गतिमान है, कोई वस्तु है यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान जो है वो क्या है? वस्तु यम द्रव्यमान का, और वो गतिमान है v वेग से गति कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई यम द्रव्यमान का वस्तु v वेग से गति कर रहा है, तो गति दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो सीधी रेखा में गति करे, और या तो वो क्या करे? वृत्त में गति करे, सर्किल में गति करे। भाई दो तरह से गति कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई अगर वस्तु है, उसका द्रव्यमान यम है और वो v वेग से गति कर रहा है सरल रेखा, सीधी रेखा में, तो इस वस्तु का एक संवेग होता है। संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। याद रखें, अगर कोई वस्तु,
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पॉइंट टू रिमेंबर यहां पर याद रखिएगा, ये पीटीआर है, पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने वाली बातें हैं। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग फिजिक्स की क्लास में करेंगे, लेकिन आप यहां पर उतनी बात समझते चलिए जितने की जरूरत हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बोहर के परमाणु मॉडल को, इसका डेरिवेशन पढ़ना है, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर हमने लिख दिया कि ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि अगर कोई वस्तु यम द्रव्यमान का विवेग से गतिमान है, गति कर रहा है, तो अगर वो सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उसका जो संवेग, संवेग को P से लिखते हैं, ये संवेग है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संवेग, तो संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर है और वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे से गति कर रही है, तो यहां पर भी चूंकि उसका वेग अगर मान लीजिए हम v मान ले, यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और इसकी मान लीजिए जिस वृत्ताकार पथ पर वो गति कर रही है उसकी त्रिज्या r है, तो अगर यम द्रव्यमान का कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर v वेग से अगर चल रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जब वृत्ताकार जब गति करेगा तो वहां पर कोणीय संवेग होगा। याद रखें, कोणीय संवेग, ये आपको याद रखना है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होगा वो द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या अर्थात यम वी आर के बराबर होगा। तो बातें आपने यहां पर संवेग के रूप में देखा कि जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करती है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड, यम द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से सीधी रेखा में अगर गति कर रही है, सरल रेखा में गति करती है, तो वहां पर तो सीधा सीधा संवेग कहेंगे, और संवेग को जो लिखते हैं तो द्रव्यमान गुणे वेग, उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग। लेकिन अगर वही वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने का मतलब वृत्त की अपनी एक त्रिज्या होगी, जैसे कि यहाँ पर इसका एक सेंटर है और इसके चारों ओर चक्कर मार रहा है। तो जब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इसका संवेग जो है क्या कहलाएगा, वहां पर कोणीय संवेग हम कहेंगे। तो कोणीय संवेग को कैसे निकालेंगे, यम वी आर। ये पहली बात आप लोग याद करके रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए, तो आप पहली बात आपने देखा कि कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर। ये बातें समझ में, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए स्थिति क्या है, पहले पॉइंट में जो बोहर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने का मतलब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, यम द्रव्यमान है, ये किसी न किसी वेग से चल रहा होगा, v1 मान लीजिए वेग मान लेते हैं, और अगर इसकी त्रिज्या r1 हम माने हैं तो क्या हो जाएगा, पहली कक्षा के लिए जो आपका कोणीय संवेग आएगा वो m1 v1 r1, यही तो होगा, mvr, यही तो मैंने लिखा है। पहली कक्षा के लिए m1 v1 r1 कोणीय संवेग होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी कक्षा के लिए यहां पर ये मान लीजिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, और n बराबर 2 के लिए अगर मान लीजिए निकाले तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए द्रव्यमान कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन तो वही है, तो यहाँ पर यम ही रखें, यम ना करें, तो यहाँ पर यम इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम होगा। तो यम गुणे मान लीजिए उसका वेग v2 है और उसकी त्रिज्या चूंकि बदल रही है, दूसरे कक्षा की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो उसको r2 मान लेते हैं। तो दूसरी कक्षा का जो संवेग हो जाएगा यम v2 r2। ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए यम v3 r3, चौथी कक्षा के लिए यम v4 r4 के रूप में हम लोग कोणीय संवेग निकालेंगे। तो इतनी बातें बच्चों आप याद रखिए, कोणीय संवेग पहली बात याद रखें। अब दूसरे नंबर पे आता है अभिकेंद्र बल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग अभिकेंद्र बल को भी यहाँ पर थोड़ा जाने, चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग कोणीय संवेग के बारे में जाने कि कोणीय संवेग कब देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो वृत्ताकार पथ की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, तो उसका कोणीय संवेग यम वी आर होता है। यम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, वी क्या है, उस वस्तु का वेग है जिस वेग से वो चल रहा है, और आर क्या है, जिस पथ पर वो चल रहा है वृत्ताकार पथ पर उसकी त्रिज्या है। दूसरा नंबर आपको बताइए भी पॉइंट टू
पॉइंट टू रिमेंबर के रूप में याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल ये फिजिक्स के दोनों टॉपिक हैं, परंतु यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा कर ले रहे हैं ताकि हमें एकदम नया ना लगे। बाकी हम लोग फिजिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे, सारी बातें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से अभिकेंद्री बल या कोणीय संवेग जो कुछ भी होगा वहां पर डिटेल आपको बताया जाए। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए जितने की हमें जरूरत है। तो आप देखिए दूसरा क्या है, अभिकेंद्री बल। अब चूंकि पिंड जो है वस्तु यानी इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था, इसलिए उसका पहली चीज तो कोणीय संवेग हमें ज्ञात होना चाहिए। हमने कोणीय संवेग जान लिया, ठीक है ना। अब दूसरी बात है बच्चों की अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, कोई भी पिंड कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए जैसे पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और ये सूर्य मान लीजिए यहाँ पर सूर्य सन है और ये जो है क्या कर रही है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, सन है। तो क्या होगा, ये वृत्ताकार पथ पर जो है ये गति कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसा चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, आप क्या स्थिति होती है आप थोड़ा फील करिए, अनुभव करिए मेरे साथ। बचपन में आप लोग अभी खेलते होंगे, हो सकता है आप बच्चों को देखते होंगे कि जो ऐसे करके घूमते हैं पकड़ के, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ऐसे हाथ पकड़ के जो नाचा जाता है उसमें क्या होता है कि जो आपका दोस्त होता है और आप दोनों लोग ऐसे हाथ पकड़ के नाचते हैं, तो स्थिति क्या होती है कि दोनों लोग एक दूसरे को खींचे रहते हैं। कहने का मतलब हम उस अपने दोस्त को खींचे हैं और खींचे हैं तभी वो वृत्ताकार पथ पर हम लोग ऐसे इस प्रकार से गति कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो हाथ कहीं से छूट गया, अगर मान लीजिए छूट गया तो क्या होगा, आपका दोस्त पीछे की ओर गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बल अंदर की ओर लग रहा है, अर्थात उसको आप खींच रहे हैं, अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जो वृत्ताकार गति कराने में मदद करता है। वो बल जो लग रहा है अंदर की ओर, जिस बल से आप उसको खींच रहे हैं, वो खींचने में मदद नहीं कर रहा है। वो लगता है कि हम उसको खींच रहे हैं, लेकिन वो बल्कि खींचने में मदद ना करके वो वृत्ताकार गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार घूमती है, वृत्ताकार घूमने का वृत्ताकार पथ पर अगर गति करती है तो कोई न कोई बल ऐसा वहां पर लगा होगा जो उसे अंदर की ओर खींच रहा होगा। लेकिन वो अंदर की ओर जो बल खींच रहा है वो उस खींचने में नहीं बल्कि उसको वृत्ताकार गोल गोल घुमाने में कर रहा है। ध्यान से बात सुनिएगा, एक उदाहरण तो आपने देख लिया अपने दोस्त के साथ, दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं पृथ्वी और सूर्य का। तो पृथ्वी क्या है, जाहिर सी बात है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो यहां पर भी एक अंदर की ओर बल कार्य कर रहा होगा। एक तो पृथ्वी भी खींच रही होगी अपनी ओर और एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा होगा जो इसको क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग में घुमाने में मदद कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तो एक बल है जो अंदर की ओर वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है, उसी बल को बच्चों क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। ध्यान से सुनिएगा, वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड के ऊपर, वृत्ताकार पथ पर नाचते हुए किसी भी वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है जो उसको क्या करता है, अंदर की ओर खींचता है और वो मदद किसमें करता है, वृत्ताकार पथ पर घुमाने में। तो आप कह सकते हैं ऐसे बल को क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल को आप लोग ध्यान से समझते चलेंगे कि किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो अभिकेंद्रीय बल आपने उदाहरण के रूप में देखा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उस पर भी उसका भी एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है और वो बल जो है इसको गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर मार रहा है वृत्ताकार पथ पर, तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन पर भी ये नाभिक क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर खींच रहा है। तो वो जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन को घुमाने में मदद कर रहा है। दूसरी जो बातें
परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या वहां पर रदरफोर्ड साहब नहीं कर पाए थे। वहां पर उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि ये जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो बल कार्य कर रहा है, उन्होंने अभिकेंद्री बल का कोई चर्चा ही नहीं किया था। लेकिन बोहर साहब ने इसकी बात बताई थी कि भाई देखिए, जो वो चक्कर मार रहा है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, जो बल उसे अंदर नहीं खींचता है। ये हम लोगों का कंफ्यूजन है। आप लोगों को मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड पर जो अंदर की ओर बल कार्य करता है, वो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो अंदर खींचता है, बल्कि वो क्या करता है, उसको गोल गोल घुमाने में मदद करता है। अगर वो बल ना हो, अभिकेंद्री बल, उसको क्या कहेंगे, अभिकेंद्री बल काम ना करे, तो कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगा। जैसे अगर आप ऐसे से घूम रहे हैं, अगर वो बल क्या हो, अगर उसको आप हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ने का मतलब क्या हुआ, खत्म, उसको अंदर की ओर खींचना हम बंद कर दिए, तो जाहिर सी बात है वो पीछे गिरेगा और वृत्ताकार जो पथ बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी रस्सी है, रस्सी में आप कोई बांध लो, पत्थर बांध लो, आप उसको नचाना शुरू कर दो, ऐसे ऐसे नचाओगे तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, रस्सी आप ताने हो, उसको खींच रहे हो, रस्सी तनी हुई है तो अंदर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, उसी अंदर की ओर कार्य जो खींचा हुआ जो बल है, जो अंदर की ओर बल लग रहा है, उसी को अभिकेंद्री बल कहेंगे, और वही अभिकेंद्री बल उसको गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है। अगर वो रस्सी छोड़ दे, रस्सी टूट जाए तो क्या होता है, गोल गोल घूमेगा। आप सोचिए कि अगर रस्सी को छोड़ दें हम, रस्सी टूट जाए तो क्या वो गोल गोल ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा, वो जो वृत्ताकार पथ बना है वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसका कारण कौन है, अभिकेंद्रीय बल। आप याद रखिएगा। और अभिकेंद्रीय बल को अगर हम कहना चाहें, कोई हमसे पूछे कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, तो आप उसको सिंपल सी बताइए कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो अंदर की ओर जो बल कार्य करेगा उसको वृत्त के अंदर की ओर, अर्थात जो उसे अंदर की ओर कार्य कर रहा है, अंदर की ओर, ध्यान से सुनिएगा, अंदर की ओर जो बल कार्य करता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इतना याद रखिए। लेकिन हम लोग क्या समझ बैठे हैं कि अंदर की ओर जो बल कार्य करता है, इसको खींच तो रहा है, इसको खींचने में मदद कर रहा है, खींचने में मदद नहीं कर रहा है बल्कि इसको गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है। अगर ये अभिकेंद्रीय बल इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, अगर इसको खींचने में मदद करता तब तो ये क्या हो जाता, इसमें चला आता, इसमें गिर जाता और परमाणु का अस्थायित्व तो खत्म हो जाता, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी के रूप में आया था। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, अभिकेंद्रीय बल जो कार्य कर रहा है वो इसको गोल गोल घुमाने में मदद कर रहा है, ना कि इसको खींचने में कर रहा है। तो बात जो रदरफोर्ड साहब ने बताया था, जो उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, इस बात को बोहर साहब ने इस तरीके से डिफाइन किया था। बहुत ही सिंपल है। तो ये दो बातें आपने देखा, अभिकेंद्र, पहले तो सब कोणीय संवेग देखा, दूसरा आपने देखा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर अंदर की ओर लगता है। आप लोग लिखते भी चलेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं लेकिन ब्लैक यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखते नहीं है, तो आप नोट भी करते चलेंगे। जब या भी तुरंत ना नोट कर पाए तो आप क्या हुआ, आप जब वीडियो जब बार दोबारा देखेंगे तो उसको पुश करके आप लिख लिया करिए कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। आइए देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल के बारे में और क्या है। मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड, यम द्रव्यमान का कोई पिंड आर त्रिज्या, आर इसको मिटा दें तो थोड़ा सा ज्यादा सही पड़ेगा, जगह भी मिल जाएगी। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। मान लीजिए यहां पर है, ये भी याद रखिएगा, यदि पॉइंट टू रिमेंबर यहां भी डाल देते हैं, याद रखने वाली बातें हैं। पीटीआर का मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखिएगा। यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ, वृत्ताकार पथ, ऐसा लिख लें, वृत्ताकार पथ पर विवेग से चलता हो तो
तो v वेग से वृत्ताकार चल रहा है तो अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। आपको भी मैंने बताया कि वृत्ताकार तभी बनेगा जब अभिकेंद्री बल लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, एम वी आर के, सॉरी क्या लिखा है तो कोणीय संवेग है, एम बी स्क्वायर बटे आर होगा। ये याद रखें, क्या है, एम बी स्क्वायर बटे आर। कहने का मतलब अगर कोई भी पिंड m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो उस पर जो अंदर की ओर जो बल कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, अभिकेंद्री बल कहेगा। क्या लिख रहे हैं, अभिक्रिया बल लिख रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा, mv स्क्वायर बटे आर। तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक तो मैंने आपको ये बताया अभिकेंद्रीय बल, और इसके पहले मैंने आपको कोणीय संवेग भी बताया। दोनों याद रखने के लिए मैंने कहा है कोणीय संवेग। जब आप इन दोनों को याद रखेंगे, क्या लिखा है वहां, mv r, ये दोनों बातें आप बच्चों याद रखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। जब हम डेरिवेशन कराएंगे इन दोनों की जरूरत हमें वहां पर पड़ेगी। तो आपने देखा ये पॉइंट टू रिमेंबर है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके अगले पार्ट में जब हम डेरिवेशन कराएंगे तो इसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो आप इसको एकदम बढ़िया से, क्योंकि आज का जो क्लास है बोहर का परमाणु मॉडल है, तो बोहर के परमाणु मॉडल की जो मोटी मोटी बातें हैं, पृष्ठभूमि है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इसकी जरूरत, इसका जो अगला पार्ट बनाएंगे, छठवां पार्ट, वो भी बोहर का परमाणु मॉडल ही होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, अर्थात सूत्र को निगमित करेंगे, सूत्र बनाएंगे, तो वहां पर इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, पीटीआर भी लिख दे रहे हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। तो कहने का मतलब यहां पर स्थिति क्या है, अब इतनी बातें आप लोग जान गए कि बोहर के परमाणु मॉडल की पहली बात आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब दूसरी बात बताएं बोहर के परमाणु मॉडल का। अभी तक पहला बात था, पहली बात उन्होंने जो बताया था, जिसको मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, और उस निश्चित वृत्ताकार पथ का क्या होता है, उसको कक्षा बोला जाता है, निश्चित ऊर्जा स्तर होता है उसका। और जब उस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन आता है तभी वो उस कक्षा में रह सकता है। एक उदाहरण के थ्रू थोड़ा सा और आपको बता दें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि मान लीजिए आप कहीं पिकनिक पे गए हैं, स्कूल से आप पिकनिक पे जा रहे हैं, लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं, आपके साथ सब गए हैं, और किसी होटल में आपको मान लीजिए रुकना है। ये होटल, मान लीजिए होटल में आप लोगों को ठहरना है। होटल का लेकिन नियम है कि भाई कमरा जो आपको मिलेगा वो कुछ उसका एक अपना नियम है। क्या नियम है कि सम संख्या वाला जो रूम होगा वो लड़कों को मिलेगा, और विषम संख्या वाला, मान लीजिए सम जो है, यहां लिख लेते हैं, सम जो है बॉयज के लिए होगा, और विषम संख्या वाला जो रूम होगा वो किसको मिलेगा, गर्ल्स को मिलेगा। तो कहने का मतलब मान लीजिए कमरा 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 जितना है संख्या है। अगर मान लीजिए हमको जाना है तो या तो हम 2 में जा सकते हैं, या 4 में जा सकते हैं, या 6 में। कहने का मतलब अगर कोई बॉय जाना चाहेगा, कोई लड़का जाना चाहेगा, तो वो अपने आप ऐसा नहीं वो 3 में चला जाएगा या 5 में चला जाएगा, उसका अपना एक फिक्स है कि उसी में जाएगा। या कोई लड़की है तो किस में जाएगी, या तो 1 में जाएगी, तो 3 में जाएगी, तो 5 में जाएगी, यानी विषम संख्या वाले रूम में ही उसको प्रवेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी रूम में कोई भी जा सकता है। वही हाल इलेक्ट्रॉन का भी है कि अगर उसके पास 50 जूल है, तो 50 जूल है तो तभी वो किस में जाएगा, पहली कक्षा में जाएगा। अगर उसके पास 60 जूल है तो ऐसा नहीं कोई इसमें रहेगा या इसमें, वो कहीं नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की कि वृत्ताकार कक्षाओं, जो निश्चित वृत्ताकार कक्षा होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। इतनी बातें। अब इसको हम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दूसरी बात बताएं आपको। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और हम लोग दूसरी बात देखते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल की जो दूसरी बात थी वो क्या थी। भाई पहली बात तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, जो रदरफोर्ड साहब ने नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जो है परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो उसको बोहर साहब ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो खींच रहा है, लेकिन खींचने का मतलब वो अंदर जरूर खींच रहा है, लेकिन वो उसको घुमाने में मदद कर रहा है, ना कि अंदर खींचने में कर रहा है। वो खींच नहीं सकता है, उसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब बोहर के परमाणु मॉडल की क्या थी? अब जैसे बात ये तो हो गई कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, ऊर्जा स्तर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में चला जा रहा है। भाई जैसे ऊर्जा होगा उसी हिसाब से चला जाएगा पहले पॉइंट के अनुसार। अब ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन तीसरी में जाएंगे, कौन से चौथी में जाएंगे? इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो बोहर साहब थे, उन्होंने एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्षा में जा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो उसी कक्षा में जाएगा जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? h/2π के पूर्ण गुणज होगा। नहीं समझ पाए हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों, एक मिनट, चलिए, उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए, एक समझते हैं तो बाद में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये मान लीजिए पहली कक्षा है, ये मान लीजिए पहली है, ये मान लीजिए दूसरी है, ये मान लीजिए तीसरी है, इस तरीके से चौथी पांचवी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर n बराबर 1 है, पहली कक्षा है, और ये n बराबर 2 है, दूसरी कक्षा है, n बराबर 3 है, तीसरी कक्षा है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहली कक्षा में है, तो वही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेगा जो कोणीय संवेग, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जो क्या करेगा कि जिसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो, का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज। थोड़ा सा बात टफ लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए, अभी टफ नहीं लगेगा, पूरी बातें आप समझ जाएंगे। h/2π का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब, जैसे पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए होटल में, अभी हम उदाहरण दिए थे कि होटल में हम लोग गए हैं रुकने, और होटल का मैनेजर कह रहा है भैया देखिए जो लड़के हैं, वो बॉयज जो हैं, वो 2 के पूर्ण गुणज वाले कमरे में रहेंगे, 2 के पूर्ण गुणज वाले में। उस निर्धारित कर दिया है कि 2 का पूर्ण गुणज वाला होगा। बात समझ में आ रही है? अब 2 के पूर्ण गुणज में रहेंगे बॉयज, और गर्ल्स जो होंगी मान लीजिए 3 के पूर्ण गुणज में होंगी, 3 के, या ऐसा ना कहें 2 के पूर्ण गुणज में ही हो सकती है। एक कंडीशन उन्होंने बता दिया कि जो 2 का पूर्ण गुणज होगा उसमें बॉयज रहेंगे, और जो 2 का पूर्ण गुणज नहीं होगा उसमें गर्ल्स रहेंगी। ये हो गया 2 का पूर्ण गुणज ना हो, एक कंडीशन दे दिया। अब 2 का पूर्ण गुणज कहने का मतलब या तो कमरा नंबर 2 में रह सकते हैं, या तो 4 में रह सकते हैं लड़के, या तो 6 में रह सकते हैं, या तो 8 में रह सकते हैं। इस तरीके से 2 का पूर्ण गुणज है, 2 के 2 के क्रम में बढ़ रहे हैं। अगर कोई लड़का ये चाहेगा कि हम कमरा नंबर 5 में रहेंगे या कमरा नंबर 3 में रहेंगे, तो उसे कमरा मिलेगा? उसे कमरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से निर्धारित है, फिक्स है। और कोई लड़की अगर जाएगी तो 2 का जो पूर्ण गुणज ना हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से कमरे में वो प्रवेश करेगी। तो हमारे इसके बताने का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यह एक नियतांक है, अर्थात कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे कि h का मान होगा। और जैसे मान लीजिए n बराबर 1 के लिए, मान लीजिए पहली कक्षा के लिए यहां पर लेते हैं, पहली कक्षा में वही इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहली कक्षा में या के लिए, ऐसा लिख लें, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए क्या होगा? n बराबर 1। तो n बराबर 1 के लिए इसका मतलब ये h/2π का पूर्ण गुणज होने का मतलब n बराबर, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 1 गुणे h/2π, अर्थात h/2π। यानी कहने का मतलब
अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उसका कोणीय संवेग या चपान 2 पाई है तो वह किस में जाएगा? वो पहली कक्षा में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है? h अपान 2 पाई है तो किस में जाएगा? n बराबर 1 में। दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा? दूसरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा? दूसरी कक्षा के लिए, अब दूसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 2 हो जाएगा। अब n बराबर 2 हो जाएगा तो ये n h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज, कहने का मतलब ये हो जाएगा 2h। अब यहां पर फार्मूला आपका क्या है? n इंटू h अपान 2 पाई, तो n का मान यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे h अपान 2 पाई, कहने का मतलब 2h अपान 2 पाई। इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए अगर उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2h अपान 2 पाई है तभी वो दूसरी कक्षा में जा सकता है। अगर ये नहीं है तो नहीं जा सकता। जैसे भी आपको मैंने बताया था कि अगर सम संख्या में लड़के सम संख्या वाले में ही लड़के जाएंगे, विषम संख्या वाले में लड़कियां जाएंगी। कंडीशन ऐसा नहीं कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमे, कहीं नहीं घूमेगा, पहले से निर्धारित है। तो दूसरी बात जो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जिस कक्षा में मन करेगा उस कक्षा में चले जाएंगे, बल्कि वो इस नियम का पालन करेंगे कि यह h 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। जैसे अगर यह h उसका कोणीय संवेग जो है, अगर यह h 2 पाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पहली कक्षा के लिए ही रेडी है, h 2 पाई। और उसका अगर कोणीय संवेग अगर मान लीजिए 2h 2 पाई आ रहा है तो आप जान लीजिए बच्चों कि वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा? दूसरी कक्षा में ही जाएगा, वो तीसरे या पहले में नहीं जा सकता। कंडीशन निर्धारित है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर लिखते हैं तीसरी कक्षा है मान लीजिए, तो तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसका कोणीय संवेग जो होगा इलेक्ट्रॉन का, कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? 3h अपान 2 पाई। अर्थात अगर 3h अपान 2 पाई कोणीय संवेग किसी इलेक्ट्रॉन का है तो तीसरी कक्षा में जाएगा। ऐसे 4h अपान 2 पाई होगा तो चौथी कक्षा में। 5h अपान, यानी n का मान हर क्षण बदल रहा है। n बराबर 1 यहां रखेंगे तो h अपान 2 पाई, n बराबर 2 रखेंगे तो 2h अपान 2 पाई। बात समझ में आ रही? n बराबर 3 रखेंगे तो 3h अपान 2 पाई, n बराबर 4। यानी कहने का मतलब कक्षाओं की संख्या n का मान अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या, जो कोणीय संवेग जो पूर्ण गुणज में आ रहा है उसी के पूर्ण गुणज में आता चला जाएगा। तो दूसरी बात जो उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग या h 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम लोग लिखते हैं भाषा के रूप में, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप एक स्क्रीनशॉट के रूप में रखिए ताकि बातें आपको सब समझ में आए। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। दूसरी बात जो बोहर साहब ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है या रहेगा, उसी कक्षा में रहेगा जो h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। h अपान 2 पाई पूर्ण गुणज नहीं, कोणीय संवेग उसका ऐसा चक्कर लगा सकता है जिस, या ऐसा थोड़ा भाषा बदल दें, उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग, नहीं थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या, जिसका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो। बात एकदम क्लियर हो रही होगी कि अब यहां पर दूसरी बात में बोहर के परमाणु मॉडल से दूसरा जो उनका नियम थ्योरी था उससे यह भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि चाहे जिस कक्षा में घूमेगा, उसके लिए एक नियम आ गया, एक
एक उन्होंने बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा, उसका एक नियम है। अगर उसका कोणीय संवेग h/2 है तो पहली कक्षा में रहेगा। अभी हम आपको इसके पहले बताए थे 2h/2 है, n बराबर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। 2h/2 है दूसरी कक्षा में, 3h/2 है तीसरी कक्षा में, 4h/2 है चौथी कक्षा में, 5h/2 है पांचवी कक्षा में, 6h/2 है छठी कक्षा में। इस तरीके से हम उसके कोणीय संवेग को देखेंगे और जिस प्रकार से अगर वो इसका पूर्ण गुणज होगा, अगर इसका पूर्ण गुणज है तभी वो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे कम होता है या इससे ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण में हमने आपको समझाया कि अगर कोई लड़का चाहे कि हम विषम नंबर वाले में चले जाएं तो वो नहीं जा सकता है, तो वहां पर फिक्स है। तो बोहर साहब ने ये दूसरी बात बताई थी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बातें सब क्लियर हो रही हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या कैसी चीजें हैं। आइए चलिए, अब तीसरी बात जो थी ध्यान से देखिएगा, पहली बात हो गई थी, दूसरी बात यह है, तीसरी बात जो बोहर का परमाणु मॉडल था वो क्या था, ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या है कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, चक्कर मार रहा है, ये कुछ इस तरीके से चक्कर मार रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बीच में कर लें ये, तो ये चक्कर मार रहा है, इस पर एक अंदर की ओर क्या काम कर रहा है, अभिकेंद्री बल। तो आप ध्यान से बच्चों सुनिए कि अगर दो आवेशों, ये चूंकि धनावेश है ये ऋणावेश है, दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, याद रखें दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, कहा जाता है। ध्यान देंगे, आपसे कोई पूछ सकता है कि स्थिर वैद्युत बल क्या है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसको इसके अंदर एक अभिकेंद्री बल होगा। अगर अभिकेंद्री बल ना हो तो ये वृत्ताकार पथ पर गति न करे। आपको मैंने बहुत इसके पहले बता दिया कि वृत्ताकार पथ पर अगर गति करना है तो अभिकेंद्री बल का होना जरूरी है, जो कि अभी इसमें हम आपको बताए थे। तो चूंकि यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, दो आवेशों के बीच कार्य करता है, यहाँ पर एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उसको स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। ध्यान से बात सुनिएगा, अगर मान लीजिए दो द्रव्यमान है, मान लीजिए एक कोई दो वस्तु है, पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। मान लीजिए ये यहाँ वस्तु है यहाँ वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है इसका द्रव्यमान m2 है। इनके बीच अगर मान लीजिए जो बल कार्य करेगा उसको कहेंगे उसको क्या कहेंगे, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण लगेगा, लेकिन जब दो आवेशों के बीच बल कार्य करता है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, स्थिर वैद्युत बल। तो यहां पर जो बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। अभी बताए थे आपको कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड पर अंदर की ओर जो बल कार्य करता है उसको अभिकेंद्री बल कहेंगे। वो किसके बराबर होगा, स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा, स्थिर वैद्युत बल। यहाँ पर जो दो आवेश के बीच कार्य करने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसका भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तीसरा बिंदु है बोहर के परमाणु मॉडल का कि यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर है, स्थिर वैद्युत बल के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश काम कर रहे हैं। तो ये बातें जो तीसरी बात उन्होंने बताया था, अभी आगे के क्लास में इसके अगले पार्ट में हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर इसको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो आवेश है उसका अभिकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युत बल के बराबर है। तो इसलिए हम ये तीसरा बिंदु है बोहर के परमाणु मॉडल का। इतनी बातें आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ बातें याद रखने वाली थी पीटीआर के रूप में, उसको आप बच्चों याद रखोगे। सारी बातें हम लोग अब आगे की क्लास में ये सब चर्चा करेंगे कि जो आपका अभिकेंद्रीय बल है, अर्थात अभिकेंद्रीय, मान लीजिए दो आवेश, एक चीज और जान लीजिए क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहले का आवेश, अगर कोई एक वस्तु है उस पर आवेश Q1 है और दूसरे वस्तु पर Q2 है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए R दूरी पर ये है, दो आवेश हैं।
तो इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए r है और पहले का आवेश q1 है, दूसरे का q2 है, तो इनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, k इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। यहां पर कहने का मतलब कि स्थिर वैद्युत बल, मान लीजिए दो आवेश हैं, अगर एक को Q1 मान ले, एक को Q2 मान ले और इनके बीच की दूरी मान ले त्रिज्या r है, तो क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल इसका क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। के क्या है, एक स्थिरांक है, एक नियत मान है। और अभिकेंद्री बल अभी इसके पहले पढ़े थे कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv स्क्वायर बटे r होता है। हम आगे की कक्षा में इसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम आपको इतनी बातें आज बेस के रूप में बताए कि अभिकेंद्री बल क्या है, स्थिर वैद्युत बल क्या है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कोणीय संवेग क्या है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने बोहर के परमाणु मॉडल की एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। अब इतनी बातें अगर आपको पता होंगी, इतनी बातें अगर आप समझ गए होंगे, तो इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग बोहर के परमाणु मॉडल का जब डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी बात, पूरी बातें समझते हुए चलेंगे और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर बच्चों आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको नए ढंग से, नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे जुड़ सके और आपको अच्छी दिशा देकर केमिस्ट्री में आपको हम 90% के ऊपर मार्क्स ला सके हम लोग मिलके इस। और आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बच्चों कि आप 500 में 450 के ऊपर आपका अंक आएगा। ओवरऑल मैं सारे विषय को टिकअप यहाँ पर करूंगा, तो आप एक एक करके चर्चा करेंगे हम लोग और सब कुछ समझते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।